हेलो गाइस, आज हम मध्यकालीन भारत, ठीक है, मध्यकालीन इतिहास का नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं, दिल्ली सल्तनत। आइए लर्न करते हैं, लेट्स लर्न। देखिए, जो दिल्ली सल्तनत है, इस पर इसकी एक ट्रिक है, जिन जिन शासकों ने शासन किया उसकी एक ट्रिक है, जिन वंशों ने शासन किया उसकी ट्रिक है। गुल खिले तसले में, हमने थंबनेल में भी लगाया दिया है उसकी ट्रिक, ठीक है, सीरियल वाइज। गुल खिले तसले में दिल्ली सल्तनत पर सबसे पहले गुलाम वंश ने शासन किया, ठीक है। गुल गुलाम वंश, ठीक है, खिले से खिलजी वंश, गुल खिले, ता से तुगलक वंश, सा से सैयद वंश और आखिरी में ला से लोधी वंश। और लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी को हराकर फिर मुगल शासन स्थापित हो गया था। बाबर ने 1526 के पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोधी को पराजित किया था ना, और मुगल वंश की नींव रखी थी बाबर ने, ठीक है। तो इसलिए जो दिल्ली सल्तनत है उसका जो टाइम पीरियड है, जो काल है, उसका समय काल है 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक, मतलब पानीपत के प्रथम युद्ध तक, ठीक है। अंतिम में लोधी वंश आया। तो दिल्ली सल्तनत पे हमको सबसे पहले पढ़ना है गुलाम वंश। हम पर एक वीडियो पे एक वंश को कवर करेंगे, ठीक है। आइए लर्न करते हैं, लेट्स लर्न। देखिए, गुलाम वंश, सबसे पहला वंश आया गुलाम वंश। इसके पहले हमने वीडियो अपलोड कर दिया है, उसको देख लीजिएगा तो ये और अच्छे समझ में आएगा। गुलाम वंश, इसे गुलाम वंश क्यों कहते हैं? क्योंकि जो इसका संस्थापक है कुतुबुद्दीन ऐबक, जो दिल्ली सल्तनत में सबसे पहला वंश आया गुलाम वंश, जो गुलाम वंश के संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, वो मोहम्मद गोरी के दास या गुलाम थे, इसीलिए इसे गुलाम वंश कहा जाता है। कुछ विद्वान इसे मामलुक वंश के नाम से भी जानते हैं। मामलुक वंश मतलब क्या होता है? मामलुक वंश मतलब होता है कि जिनके माता पिता तो स्वतंत्र थे, लेकिन उनकी जो संतानें थी वो गुलाम थी, ठीक है। तो कुछ विद्वान इस गुलाम वंश को मामलुक वंश के नाम से भी जानते हैं। आगे देखते हैं, जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, इनका टाइम पीरियड है, समय काल है 1206 ईस्वी से लेकर 1210 ईस्वी तक, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक का वैसे तो पूरा गुलाम वंश चला था 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक, पूरा गुलाम वंश 1206 से 1290 तक, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक का टाइम पीरियड है 1206 से 1210 तक, ठीक है। 4 वर्ष तक। देखते हैं उसमें क्या क्या हुआ था। 1206 से 1210 तक दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान और मोहम्मद गोरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था, ठीक है। आगे 1206 ईस्वी में लाहौर में ऐबक का राज्यारोहण होता है। 1206 ईस्वी में लाहौर में कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्यारोहण होता है और लाहौर को ही कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी राजधानी बनाते हैं, ठीक है। लाहौर को ही अपनी राजधानी बनाया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, सुल्तान की उपाधि इन्होंने धारण नहीं की। क्यों? क्योंकि ये गुलाम वंश तो नाम ही है, मतलब मोहम्मद गोरी के गुलाम थे तो अपने आप को गुलाम ही मानते थे। अब गुलाम वो ऐसा वाला नहीं जो निचले स्तर पर काम करते हैं, ये उनके साथ सेनापति समझ लीजिए उनके थे, ठीक है। आगे देख लेते हैं कि इन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, बल्कि मलिक एवं सिपह सलार की उपाधियों के साथ इन्होंने अपना काम किया, शासन किया। कुतुबुद्दीन ऐबक की उपाधियाँ, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता था। क्यों? क्योंकि ये लाखों का दान करते थे, ठीक है, इसीलिए इनको लाख बख्श भी कहा जाता था। और इनको हातिम ताई के नाम से भी जाना जाता था, इनको उपाधि मिली थी हातिम ताई की, ठीक है। आगे कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबारी विद्वान थे हसन निजामी, जो हसन निजामी थे इन्होंने ही इन्हें हातिम ताई की उपाधि दी थी। और एक विद्वान थे फक्र ए मुदाबिल। आगे देख लेते हैं, कुतुब मीनार की आधारशिला, कुतुब मीनार की आधारशिला कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही रखी थी, ठीक है। जैसे कुतुब मीनार है तो 2 मंजिल तक कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, उसके ऊपर का 3 मंजिल खड़ा किया इनके बाद इल्तुतमिश, ठीक है। उसके ऊपर का 3 मंजिल इनके बाद इनके दामाद इल्तुतमिश ने किया था, उसको पूरा किया था, ठीक है। लेकिन जो इस कुतुब मीनार था ना, उसके शीर्ष पर बिजली गिरने के कारण, उसका फिर से निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। आई थिंक आपको समझ में आएगा, फिर से देख लेते हैं। कुतुब मीनार का अगर कहा जाए नींव किसने रखा था, या तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन उसे पूरा करवाया था
इल्तुतमिश ने, ठीक है। लेकिन उसके शीर्ष पर बिजली गिर जाने के कारण उसका फिर से निर्माण कराया था फिरोज शाह तुगलक ने। चलिए आइए देख लेते हैं आगे। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो कि दिल्ली में है, ये भी ऐबक द्वारा बनवाया गया था, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। और 2.5 दिन का झोपड़ा जो कि राजस्थान में है, इसका भी निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही करवाया था। आगे 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर इनकी मृत्यु हो जाती है, कुतुबुद्दीन ऐबक की। उसके बाद अगला शासक आता है आराम शाह। आराम शाह जो कि इनका पुत्र होता है कुतुबुद्दीन ऐबक का, वो अगला शासक आता है, लेकिन वो अयोग्य शासक होता है, इसलिए उसके विषय में नहीं पढ़ना है। आगे देख लेते हैं। उसके बाद आते हैं 1211 ईस्वी में इल्तुतमिश। इल्तुतमिश आराम शाह को हटाकर अगले शासक बने। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम और उसका दामाद था, ठीक है। इल्तुतमिश उसका दामाद था। दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। यहाँ हमने देखा था कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया, लेकिन जब इल्तुतमिश आते हैं तो इल्तुतमिश दिल्ली को अपनी राजधानी बनाते हैं, ठीक है। दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। इसने बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि धारण की। इसने बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि धारण की। किसने? इल्तुतमिश ने, ठीक है। इसीलिए इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है, क्योंकि सुल्तान यहीं से शुरू होते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो काम किया, लेकिन उन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी, ठीक है। वो सिपा सलार के रूप में शासन किए थे। आगे देख लेते हैं। ये इल्तुतमिश, इनका टाइम पीरियड वही 1211 से 1236 ईस्वी तक। इन्होंने 3 महत्वपूर्ण अंग का गठन किया: इक्ता प्रणाली, सेना और मुद्रा प्रणाली, ठीक है। ये इक्ता प्रणाली, सेना और मुद्रा प्रणाली 3 महत्वपूर्ण अंग का गठन किया। इक्ता प्रणाली मतलब धन के स्थान पर वेतन के रूप में भूमि देना, ठीक है। और सेना 40 तुर्क सरदारों का एक सलाहकार परिषद, जिसे तुर्क ए चिहलमानी या दल चालिसा के नाम से जाना जाता था। दल चालिसा, ठीक है। 40 सरदारों का एक सलाहकार परिषद, इसका गठन किसने किया था? इल्तुतमिश ने, ठीक है। ये हम इधर आएंगे तो देखेंगे ख़त्म कर दिया था बलबन ने। आगे देख लेते हैं। और मुद्रा प्रणाली आगे देख लेते हैं। इनके बाद आई रजिया सुल्तान। इल्तुतमिश के बाद इल्तुतमिश का पुत्र बनता है, लेकिन वो अयोग्य शासक होता है, इसलिए उसके विषय में हमें नहीं पढ़ना है। फिर इल्तुतमिश का जो पुत्र होता है ना, इसको बना दिया जाता है कि वो अयोग्य है। फिर उसके बाद ये होता है कि अमीरों के सरदार उसके पे मतलब फिर से राज करेंगे। लेकिन उनके बाद इल्तुतमिश की पुत्री रजिया सुल्तान, जो कि एक योग्य शासकिया होती है, फिर ये बनती है। और इनका शासन आइए देखते हैं। इनका शासनकाल। रजिया सुल्तान, रजिया दिल्ली की प्रथम व अंतिम महिला सुल्तान थी, ठीक है। आगे तुर्की अमीरों ने रजिया का जमालुद्दीन याकूत से प्रेम संबंध का अफवाह फैलाया। रजिया तबर हिंद के सूबेदार अल्तुनिया से पराजित हुई। उसके बाद फिर क्या हुआ? रजिया ने अल्तुनिया से विवाह कर लिया, ठीक है। फिर 1240 में कैथल के पास दोनों की हत्या कर दी गई, मतलब रजिया और अल्तुनिया को मार दिया गया। आगे देख लेते हैं। नसीरुद्दीन महमूद शाह, बीच में और शासक आए लेकिन अयोग्य, हम उन्हीं के बारे में कवर कर रहे हैं जिनके बारे में कुछ हमको पढ़ना है। नसीरुद्दीन महमूद शाह, इनका टाइम पीरियड है 1246 से 1266 ईस्वी तक, ठीक है। ये धार्मिक प्रवृत्ति का सुल्तान था। नसीरुद्दीन शाह धार्मिक प्रवृत्ति का सुल्तान था, ठीक है। इसने बलबन, यहाँ से शुरू होता है, देखिए, इसने बलबन को, नसीरुद्दीन महमूद शाह ने बलबन को अपना वजीर बनाया। क्या बनाते हैं ये? अपना वजीर। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नसीरुद्दीन महमूद शाह के साथ कर दिया। उसके बाद फिर क्या होता है? नसीरुद्दीन महमूद शाह की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद इसके जो ससुर जी हैं बलबन, इन्हें शासन सत्ता मिलती है, ठीक है। तो अगला शासक बलबन। बलबन का टाइम पीरियड है 1266 से लेकर 1286 तक। आइए देख लेते हैं इसके बारे में। बलबन ईरान का रहने वाला था, ठीक है। तो बलबन ने प्रसिद्ध ईरानी त्यौहार, जो कि पारसियों का त्यौहार है, नवरोज़ को मनाना शुरू किया, ठीक है। इसने सजदा और पाबोस की परंपरा
प्रारंभ की। सजदा पाबोस आप लोग नीचे कमेंट करके बताएंगे, नहीं तो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। सजदा और पाबोस क्या है। बलबन ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी? बलबन ने। क्या है मतलब कि इसका मेन उद्देश्य, अगर ये बलबन वाली नीति वहाँ पर चली होती ना, जो पिछले युद्ध में हमने पढ़ा था, तराइन का प्रथम युद्ध, तो जो पढ़ा था ना कि मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया था पृथ्वीराज चौहान पे, तो मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान से हार गया था और उसके बाद वह गजनी भाग गया था। अगर ये वाली नीति होती रक्त एवं लौह की नीति, तो उसी समय उसको हरा देते। हरा तो दिए ही थे पृथ्वीराज चौहान, किसको? मोहम्मद गोरी को। तो मोहम्मद गोरी फिर दूसरी बार तराइन का द्वितीय युद्ध ना हुआ होता अगर ये वाली नीति वहाँ अपनाई गई होती तो। अब आप लोग समझ सकते हैं, मतलब तलवार के बल पर जीतना, ठीक है। रक्त एवं लौह की नीति। अपने आप को बलबन अपने आप को जिल्ले अल्लाह कहता था। जिल्ले अल्लाह का मतलब होता है ईश्वर की छाया। आगे, बलबन ने दल चालिसा को समाप्त कर दिया। ये देखिए यहाँ पे दल चालिसा को शुरू किसने किया था? इल्तुतमिश। लेकिन बलबन ने दल चालिसा को समाप्त कर दिया। उसके बाद बलबन के बाद अगला शासक आता है कैकुबार। कैकुबार एक अयोग्य शासक होता है। उसके बाद गुलाम वंश का अंतिम शासक क्यूमर्स बना, जिसे जलालुद्दीन खिलजी ने क्यूमर्स की हत्या करके 1290 में खिलजी वंश की स्थापना कर दी। आगे हमको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ना है खिलजी वंश। खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है। इसका टाइम पीरियड है 1290 से 1320 तक। आगे हमको इसी को पढ़ना है, खिलजी वंश। और आप लोगों को नीचे कमेंट करके बताना है कमेंट बॉक्स में कि नवरोज़ का त्यौहार किस धर्म से रिलेटेड है, किस धर्म का प्रमुख त्यौहार है, ठीक है, और किसने शुरू किया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।